हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 30 यूनिट 10। ये आखिरी यूनिट है, शोध प्रविधि। यूनिट 10 शोध प्रविधि, चैप्टर 30 शोध प्रविधि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 30 इकाई 10 शोध प्रविधि। शोध प्रविधि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, रिसर्च मैथोलॉजी सोशल साइंस रिसर्च। शोध उस प्रक्रिया को इंगित करता है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है और उनके विश्लेषण के द्वारा व्यापक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। किसी भी शोध का प्रमुख लक्ष्य सत्य की खोज करना होता है, किंतु यह खोज आसान नहीं होता। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक पद्धति के अनेक स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। इसके लिए प्रकृति से प्रश्न करना, जांच, गहन निरीक्षण, योजनाबद्ध अध्ययन, व्यापक परीक्षण, तत्परता युक्त उद्देश्य और सामान्यीकरण करने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। शोध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च। शोध को निम्नलिखित रूपों में बांटा गया है। मूलभूत अनुसंधान। मूलभूत अनुसंधान ज्ञान के भंडार में किसी नई सूचना को जोड़ देता है। इसका मुख्य उद्देश्य तथ्य संग्रह एवं नई अवधारणाओं का निर्माण करना होता है। तथ्य संग्रह उपयोगिता की दृष्टि से नहीं किया जाता, बल्कि ज्ञान के लिए किया जाता है। इसमें शोधकर्ता प्राकृतिक घटनाओं को अपने अध्ययन निरीक्षण द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से समृद्ध कर देते हैं। वह प्राय स्वतः कार्य करता है, अपनी समस्याओं स्वयं ढूंढता है और उनके समाधान के लिए अन्य शोध कार्यों से सहायता नहीं लेता है। एड्रियास के अनुसार मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नई संरचनाओं का निर्माण करना है। मूलभूत अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक घटनाओं को अपने अध्ययन के निष्कर्षों से संबंधित करता है। इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का संबंध केवल प्राकृतिक घटनाओं या सामाजिक व्यवस्था से होता है। इसी से प्रदत्त घटनाओं के संबंध में व्यक्ति अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि चाहता है। इससे समाज को कोई तात्कालिक लाभ होता है कि नहीं, इसमें शोधकर्ता की कोई रुचि नहीं रहती। इस प्रकार शुद्ध मूलभूत शोधों से प्रकृति के घटनाक्रम का रहस्योद्घाटन होता है, ज्ञान का भंडार बढ़ता है, नई प्रविधियों तथा तकनीकों का विकास होता है, परंतु किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान नहीं होता है। व्यवहारक अनुसंधान शोध। जब शोधकर्ता का उद्देश्य उपयोगिता की दृष्टि से किसी व्यापारिक समस्या का समाधान ढूंढना होता है, तो ऐसे अनुसंधान को व्यवहारिक शोध कहते हैं। इसमें शोधकर्ता विज्ञान की तकनीकों का उपयोग कर किसी विशिष्ट सामयिक समस्या का समाधान करता है। एंड्रियास के अनुसार तथ्यों द्वारा यदि अनुसंधानकर्ता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो वह वृहत अनुसंधान की श्रेणी में आता है। शुद्ध मूलभूत अनुसंधान द्वारा वृहत अनुसंधान एक ही अविच्छिन्न रेखा के दो विपरीत छोरों की तरह रहते हैं, जिन्हें शोधकर्ता की यानी दो अलग अलग जो विपरीत रेखा है, दोनों के अलग अलग जो सिरे हैं वहाँ पे रहते हैं, जिन्हें शोधकर्ता की मनोवृत्ति तथा उनके शोध उद्देश्य के संदर्भ में समझा जा सकता है। यदि उद्देश्य ज्ञानवर्धक है तो यह शुद्ध अनुसंधान है, और यदि उद्देश्य अपने शोध द्वारा वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन लाता है तो इसे वृहत अनुसंधान की संज्ञा दी जाती है। प्रयोगात्मक शोध। कलिंगर के अनुसार प्रयोगात्मक शोध एक सर्वोच्च वैज्ञानिक शोध प्रणाली है जिसमें शोधकर्ता परिवर्तनों का स्वेच्छा से परिचालन करने में समर्थ होता है।
इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह स्वतंत्र परिवर्तन पर अवश्य नियंत्रण रखता है तथा उसे परिचालित करता है। प्रयोगात्मक शोध में एक बार स्वतंत्र परिवर्तन को कार्य रूप में परिचालित उससे उत्पन्न भावों का निरीक्षण तथा मापन करना शोधकर्ता का उद्देश्य रहता है। इसके लिए स्वतंत्र परिवर्तन के समान समक्ष अन्य सभी परिवर्तनों को नियंत्रण के द्वारा तटस्थ अथवा प्रभाव शून्य बना दिया जाता है। ऐसे नियंत्रण परिवर्तनों को ही विजातीय परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे जो नियंत्रण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विजातीय परिवर्तन। तत्पश्चात तत्परिणामी शोध। कलिंगर के अनुसार प्रत्येक परिस्थिति में एक स्वतंत्र परिवर्तन को कारण रूप में परिचालित कर उससे उत्पन्न प्रभावों का कार्य रूप में अध्ययन तथा मापन करना संभव नहीं होता। कभी कभी शोधकर्ता को इसके विपरीत परिस्थिति में भी अन्वेषण करना पड़ता है, जिसमें मिश्रित परिवर्तन से ही स्वतंत्र परिवर्तन का अध्ययन एवं मापन किया जा सके। ऐसे शोध को ही तत्पश्चात शोध कहते हैं। तत्पश्चात तत्परिणामी शोध एक ऐसा शोध है जिसमें परिवर्तन कार्यशील हो चुका होता है। शोधकर्ता किसी आश्रित परिवर्तनों के निरीक्षण से जब अध्ययन आरंभ करता है तब वह स्वतंत्र परिवर्तन का निरीक्षण करता है। अगर जो एक शोध करता है, एक रिसर्चर है, किसी दूसरे के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उससे निरीक्षण करता है तो वो क्या कहलाता है? उससे आरंभ करता है। आश्रित परिवर्तन निरीक्षण से जब वो अध्ययन करना आरंभ करता है तो वो क्या कहलाता है? स्वतंत्र परिवर्तन निरीक्षण करता है, जिससे आश्रित परिवर्तन के रूप में प्रकट उनके भावों तथा इन दोनों परिवर्तनों के पारस्परिक संबंधों का वह पता लगा सके। इस शोध में शोधकर्ता स्वतंत्र परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्राकृतिक घटना के रूप से पहले ही घटित हो चुका है। अतः इसके परिणाम स्वरूप परिस्थिति का ही उसे अनुनिरीक्षणात्मक अध्ययन करना होता है। शोध प्रारूप, रिसर्च डिजाइन। जब किसी अनुसंधान की एक ऐसी तार्किक एवं क्रमबद्ध योजना जो तथ्यों के संकलन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन का मार्ग प्रशस्त करती है तो उसे शोध प्रारूप कहते हैं। शोध अनुसंधान के प्रमुख पहलू है, जैसे संरचना, योजना, रणनीति आदि का संबंध शोध प्रारूप से है। शोध प्रारूप का प्रयोग शोध व्यूह तथा शोध संरचना के अर्थों में किया जाता है। शोध व्यूह का दायरा अध्ययन में की जाने वाली विधियों तक सीमित है। शोध संरचना अनुसंधान के विश्लेषण की प्रणाली की ओर संकेत करती है। शोध प्रारूप की अवधारणा इन दोनों से ही अधिक व्यापक है। इनमें दोनों के ही अर्थ सन्निहित हैं। शोध के लक्ष्य के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों की रूपरेखा को ही सामान्यतः शोध प्रारूप कहा जाता है। किसी भी सामाजिक शोध को इसलिए प्रतिपादित किया जाता है ताकि किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इस उद्देश्य का स्पष्टीकरण एवं विकास शोध के दौरान निश्चित नहीं होता, बल्कि उससे पहले निर्धारित कर लेते हैं। एकॉफ ने लिखा है कि निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को प्रारूप कहते हैं। इससे पता चलता है कि उद्देश्य की पूर्ति के पहले ही उद्देश्य का निर्धारण करके शोध की जो रूपरेखा बना ली जाती है उसे ही शोध अभिकल्प कहते हैं। सामाजिक शोध अभिकल्प अनेक प्रकार के होते हैं। शोधकर्ता इनमें से ही किसी एक को अपने शोध कार्य करने के लिए सबसे उपयुक्त समझकर चुन लेता है। शोध प्रारूप की परिभाषाएं। शोध अभिकल्प को परिभाषित करते हुए F.N. कलिंगर ने लिखा है कि शोध अभिकल्प अन्वेषण की योजना, संरचना एवं रणनीति है, जिसकी रचना इस प्रकार की जाती है कि शोधों में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सके तथा विविधताओं को नियंत्रण किया जा सके। अतः अभिकल्प या योजना शोध की संपूर्ण रूपरेखा या कार्यक्रम है।
जिसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तु की रूपरेखा सम्मिलित होती है, जो शोधकर्ता परिकल्पनाओं के निर्माण तथा उनके परिचालनात्मक अभिप्राय से लेकर आंकड़ों के अंतिम विश्लेषण तक करता है। एकॉफ ने अपनी पुस्तक में शोध अभिकल्प को परिभाषित करते हुए लिखा है कि परिचित करना नियोजित कार्य है, अर्थात अभिकल्प पर रचना उस परिस्थिति के उत्पन्न होने के पूर्व निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें निर्णय को लागू किया जाना है। यह एक संभावित स्थिति को नियंत्रण में लाने की और निर्देशित तथा जानबूझकर की गई पूर्वगामी प्रक्रिया है। शोध अभिकल्प को परिभाषित करते हुए सेलिटज, जहोदा, डेविच एवं कुक ने लिखा है कि इस एक शोध अभिकल्प आंकड़ों के संकलन तथा विश्लेषण के लिए उन दशाओं का प्रबंध करती है जो शोध की संगतता को कार्य रीतियों में आर्थिक नियंत्रण के साथ साथ सम्मिलित करने का उद्देश्य रखती है। शोध अभिकल्प को परिभाषित करते हुए कांट ने अपनी पुस्तक द डिजाइन ऑफ रिसर्च में लिखा है कि ये पुस्तक किसने लिखी है? द डिजाइन ऑफ रिसर्च, कांट ने। शोध की अभिकल्प की सर्वोत्तम परिभाषा अध्ययन के तार्किक युक्त के रूप में की जाती है। यह एक प्रश्न का उत्तर देने, परिस्थितियों का वर्णन करने एवं एक प्राकल्पना का परीक्षण करने से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, यह उस तर्क आधार से संबंधित है जिसके द्वारा कार्य रीतियों जिनमें आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण दोनों सम्मिलित है, इसको एक विशिष्ट समूह से एक अध्ययन की एक विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। शोध प्रारूप के प्रकार। शोध प्रारूप अनेक प्रकार के होते हैं। इस प्रकारों से शोध प्रारूप की मूलभूत प्रवृत्तियों में कल्पित परिवर्तन होते हैं। इसके प्रमुख प्रकारों में व्यवहारिक शोध, मूलभूत शोध, मूल्यांकन परक शोध, प्रयोगात्मक शोध और सामाजिक शोध प्रमुख है। इनका विवरण निम्न है। फर्स्ट है व्यवहारिक शोध। यह एक ऐसी शोध विधि है जिसका उद्देश्य तत्कालिक अथवा दूरगामी महत्व की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान निकालना रहता है। इस प्रकार के शोध में तथ्यों का संकलन नीति निर्माताओं की आवश्यकता एवं उपयोगिता की दृष्टि से किया जाता है। यह ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज पर बल देता है जिनके द्वारा व्यवहारिक महत्व का समस्याओं का तत्कालिक समाधान ढूंढा जा सके। सेकंड पॉइंट, मूलभूत शोध। दुनिया के कई हिस्सों में मूलभूत शोध की प्रवृत्ति रही है। इस शोध का बुनियादी उद्देश्य व्यवहारिक शोध का आधार तैयार करना है ताकि किसी त्वरित समस्या के समाधान की अपेक्षा किसी विषय के मूलभूत नियमों अथवा वैज्ञानिक सिद्धांतों के विकसित किए जाने के उद्देश्य से किए गए अनुसंधान को मूलभूत शोध कहते हैं। थर्ड पॉइंट है मूल्यांकन परक शोध। किसी विशेष समूह के जीवन सुधार करने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों तथा नीतियों की सफलता एवं प्रभावशीलता को आंकने के उद्देश्य से किया गया अनुसंधान मूल्यांकनात्मक शोध कहलाता है। मूल्यांकनात्मक शोध क्रियान्मुखी शोध का ही एक विशेष रूप है जो किसी कार्यक्रम के द्वारा अपेक्षित या अनपेक्षित परिणामों को जानने के लिए किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है प्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध यह शोध वह रूप है जिसमें शोधकर्ता एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों को परिचालित अथवा नियंत्रित कर आश्रित परिवर्त्यों यानी चरों का परिवर्त्य पर अन्य उनके प्रभावों की जांच करता है, प्रयोगात्मक शोध कहलाता है। फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक शोध। समाजशास्त्रियों द्वारा सामाजिक संबंध, सामाजिक समूह, सामाजिक समस्याएं, सामाजिक अंतःक्रियाएं जैसे विषयों पर किए गए शोध को सामाजिक शोध कहते हैं। सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के सामाजिक जीवन को परिचालित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों की खोज तथा विद्यमान परिकल्पनाओं एवं ज्ञान का परिसरण करना है। शोध अभिकल्प की तैयारी।
जहाँ तक शोध अभिकल्प की रचना का सवाल है, इनमें यह कहा जाता है कि इसको अनेक चरणों में होकर गुजरना पड़ता है और इन चरणों को ही शोध का अनिवार्य अंग माना जाता है। इस चरणों की सहायता से एक शोध अभिकल्प का निर्माण किया जा सकता है। शोध अभिकल्प के चरण। शोध अभिकल्प के महत्वपूर्ण चरण हैं। फर्स्ट है, शोध अभिकल्प के प्रथम चरण का कार्य अध्ययन समस्या का संपादन करना है। किसका करना है? समस्या का प्रतिपादन करना है, समस्या को सुलझाना है। शोध का जो सबसे पहला चरण है वो क्या है? समस्या का प्रतिपादन। इसका दूसरा चरण है यह है कि वर्तमान में जो शोध कार्य किया जा रहा है उसे शोध समस्या से स्पष्ट संबंधित किया जाए, उसे सही से समझा जाए, जो समस्या है उसको स्पष्ट किया जाए। ये क्या है? शोध का दूसरा चरण है। तीसरा पॉइंट है, शोध अभिकल्प का तीसरा चरण यह है कि वर्तमान में जिस शोध कार्य को करना हो उसकी सीमाओं को स्पष्ट निर्धारित किया जाए, जो उसकी सीमा है उसको स्पष्ट निर्धारित किया जाए। तो शोध अभिकल्प के चरण क्या है? सबसे पहले समस्या का प्रतिपादन करना है, समस्या को सुलझाना है, फिर उसके बाद जो समस्या है उसको स्पष्ट बताना है। सबसे पहले समस्या का प्रतिपादन, समस्या ढूंढनी है कि क्या समस्या है, फिर उसके बाद समस्या को संबंधित करना है, उसको बताना है कि कैसी समस्या है, फिर उसकी सीमाएं निर्धारित करनी है। चौथे चरण में इसके फोर्थ पॉइंट है, इसके चौथे चरण में यह है कि शोध के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए, अथवा इस चरण में शोध के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का पता लगाकर उसका वृहत विवरण प्रस्तुत करना है। जो शोध है उसकी अलग अलग किस किस क्षेत्र में उसमें शोध करना है, ये हमें चौथे चरण में पता लगाना है। फिफ्थ पॉइंट है, पांचवें चरण में शोध के परिणामों के प्रयोग के विषय में निर्णय लेना है कि क्या परिणाम निकल सकते हैं। सिक्स पॉइंट है, छठवां चरण यह है कि इसमें अवलोकन, विवरण तथा परिमापन के लिए उपयुक्त चरों का चयन करना चाहिए तथा इन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। सेवन पॉइंट है, सातवें चरण में अध्ययन क्षेत्र एक समग्र उचित चयन होना चाहिए एवं इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। 8 पॉइंट है, आठवें चरण में अध्ययन के प्रकार एवं विषय क्षेत्र के विषय में विस्तार रूप से निर्णय लेना चाहिए। 9 पॉइंट है, नौवें चरण में उपयुक्त विधियों एवं प्रविधियों का चयन किया जाना चाहिए। 10 पॉइंट है, 10वें चरण में अध्ययन में निहित मान्यताओं एवं प्रकल्पनाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। 11 पॉइंट है, 11वें चरण में प्रकल्पनाओं की परिचालनात्मक परिभाषा करते हुए उसे एक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि वह परीक्षण के योग्य हो। 12 पॉइंट है, 12वें चरण में शोध के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले प्रलेखों, रिपोर्टों एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया जाता है। ऐसा करना एक अच्छे शोध के लिए महत्वपूर्ण होता है। 13वां पॉइंट है, तेरहवें चरण में अध्ययन के प्रभावपूर्ण उपकरणों का चयन किया जाता है एवं इनका निर्माण कर व्यवस्थित से पहले परीक्षण किया जाता है। 14वां चरण है, 14वें चरण में आंकड़ों के एकत्रीकरण का संपादन किस प्रकार किया जाए इसकी विस्तृत व्याख्या, इसकी विस्तृत व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। 15वें चरण में आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए अच्छे श्रेणियों का चयन किया जाता है और उनकी परिभाषा की जाती है। 16वें चरण में आंकड़ों के संकेतीकरण के लिए समुचित व्यवस्था का विवरण तैयार किया जाता है। 17वें चरण में आंकड़ों को प्रयोग योग्य बनाने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया का समुचित व्यवस्था का विकास किया जाता है। 18वें चरण में आंकड़ों के गुणात्मक एवं संख्यात्मक विश्लेषण के लिए विस्तृत रूप से रूपरेखा तैयार की जाती है। 19वें चरण में उपलब्ध परिणामों की पृष्ठभूमि में समुचित विवेचन की विधियां का उल्लेख करते हैं।
20वें चरण में शोध प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के बारे में निर्णय होता है। 21वें चरण में संपूर्ण शोध प्रक्रिया में लगने वाले समय, धन एवं मानवीय श्रम का अनुमान लगाया जाता है। इसी चरण में ही प्रशासकीय व्यवस्था की स्थापना एवं विकास का भी अनुमान लगाया जाता है। 22वें चरण में आवश्यकता अनुसार पूर्व परीक्षणों एवं पूर्वगामी अध्ययनों का प्रावधान किया जाता है। 23वें चरण में कार्य प्रवृत्तियों से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया एवं नियमों को विस्तार पूर्वक तैयार किया जाता है। 24वें चरण में कर्मचारियों एवं अध्ययनकर्ता के परीक्षण के ढंग एवं कार्यविधि का उल्लेख किया जाता है। 25वें चरण में सभी कर्मचारी एवं अध्ययनकर्ता आपसी सामंजस्य एवं तालमेल स्थापित करते हुए संतोषप्रद ढंग से शोध कार्य का संपादन करते हैं, यानी उसका समापन करते हैं। शोध को प्रेरित करने वाले तत्व निम्नलिखित है। पहला है अज्ञात को जानने की जिज्ञासा। दूसरा है नया खोजने और पुरानी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं की जांच करने। थर्ड पॉइंट है समस्या के कारणों और प्रभावों की जांच करना। फोर्थ पॉइंट है पूर्वाग्रह या भावुकता से मुक्त होकर शोध के वास्तविक कारणों तक पहुंचना। शोध समस्या की पहचान अथवा निर्वचन। शोध समस्या के चयन के बाद उनके निर्वचन की समस्या आती है। समस्या की पहचान का तात्पर्य उसके सभी पक्षों के स्पष्टीकरण से है। शोधकर्ता समस्या के प्रतिपादन के पहले तक इस बात से अनभिज्ञ रहता है कि उसे क्या करना है और उसे किन प्रश्नों को खोजना है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक सामाजिक अनुसंधान में शोधकर्ता को निम्न प्रश्न स्वयं से पूछने के लिए कहा है। शोध की समस्या। फर्स्ट पॉइंट है शोध की समस्या के विषय में उनकी कितनी जानकारी है। दूसरा पॉइंट है जानकारी के विभिन्न स्रोत क्या है तथा उनकी विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता क्या है। थर्ड पॉइंट है इस उपलब्ध जानकारी की पृष्ठभूमि में यदि कोई हो, क्या जानकारी और क्या प्राप्त करना चाहते हैं और क्यों यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसका भी पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है जिस प्रकार की जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं इसकी प्राप्ति किन किन स्रोतों, साधनों एवं ढंगों के प्रयोग करने पर होती है। फिफ्थ पॉइंट है जिस प्रकार की जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं इस पर कितने समय, धन एवं प्रयासों की आवश्यकता होगी तथा क्या इन व्ययों के अनुसार हमें परिणाम प्राप्त होंगे। 6 पॉइंट है जो जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों का मार्गदर्शन किस प्रकार की मान्यताओं एवं परिकल्पनाओं के द्वारा किया जाएगा। 7 पॉइंट है क्या इस जानकारी से जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं कितने लोग लाभान्वित होंगे, यानी कितने लोगों को लाभ मिलेगा तथा क्या यह जानकारी प्राप्त करना इस पर होने वाले व्यय की दृष्टि से उचित है कि जो हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उस पर जो धन खर्च कर रहे हैं वो सही है या नहीं। 8 पॉइंट है क्या इन परिकल्पनाओं के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले चरों, अवधारणाओं आदि की स्पष्ट परिभाषा उपलब्ध हो सकेगी तथा क्या ये प्रायोगिक दृष्टि से उपयुक्त होगी। शोध प्रविधियाँ, रिसर्च मेथड्स। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। क्या वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। वैज्ञानिक पद्धति से केवल तथ्यों का अध्ययन करके ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया जाता बल्कि उन्हें इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है कि उसके परिणाम स्वयं ही स्पष्ट हो सके। इसको समझाते हुए ट्वाइन केयर ने कहा है कि विज्ञान तथ्यों से उसी प्रकार बना है जिस प्रकार पत्थरों तथा ईंटों से एक मकान। किसने कहा है? ट्वाइन केयर ने। जिस प्रकार पत्थरों के ढेर को मकान नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार तथ्यों के संकलन को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। चर्चमैन एवं एकॉफ के अनुसार
विज्ञान का अर्थ ज्ञान प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका या कुशल खोज है। ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति में धर्म, दर्शन या परिकल्पना का कोई स्थान नहीं होता और वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग एवं वर्गीकरण के एक व्यवस्थित ढंग से किया जाता है और इससे प्राप्त निष्कर्ष सार्वभौमिक एवं सार्वमान्य होते हैं। इसे निम्नलिखित व्यवस्थाओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। विज्ञान का अर्थ ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से प्राप्त करने से है। इसमें अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। शोध पद्धति की परिभाषा। शोध पद्धतियों की प्रमुख परिभाषाएं निम्न है। कार्ल पियर्सन ने कहा है कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय में। किसने कहा है? कार्ल पियर्सन ने क्या कहा है कि जो समस्त विज्ञान है उसकी एकता, समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय सामग्री में। गुड एवं हार्ट के अनुसार विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। गुड एंड हार्ट क्या कहते हैं कि जो विज्ञान है, विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। चेज के अनुसार विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, विषय वस्तु के साथ नहीं। चेज के अनुसार जो विज्ञान है वो क्या? विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, ना कि विषय वस्तु के साथ। लुंडबर्ग के अनुसार विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं निर्वेचन है। उपरोक्त विद्वानों की परिभाषाओं में यह ज्ञात होता है कि वैज्ञानिक पद्धति से निष्कर्ष निकलते हैं, निम्न निष्कर्ष निकलते। कौन सा? फर्स्ट है सार्वभौमिक सिद्धांतों की स्थापना। दूसरा है कार्य कारण संबंधों की व्याख्या होती है। थर्ड, इससे प्राप्त निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं। इसके माध्यम से समाज में आने वाली समस्याओं का निदान व भविष्यवाणी की जा सकती है। शोध पद्धति के चरण। सामाजिक विज्ञान में शोध पद्धतियों के चरण के विषय में सामाजिक शास्त्रियों में काफ़ी मतभेद रहे हैं। इसके बाद भी यह कहा जा सकता है कि शोध का प्रारंभ किसी समस्या या प्रश्न से होता है। समस्या से संबंधित उपकल्पनाएं, परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण एवं निरीक्षण कर नियमों एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का प्रयास किया जाता है। इसके निम्नलिखित चरण हैं। फर्स्ट है समस्या का चुनाव। इस संदर्भ में इकॉफ का कहना है कि किसी समस्या का ठीक प्रकार से निर्धारण करना उसका आधा समाधान है। दूसरा पॉइंट है परिकल्पना, सोच निर्मित करना, व्यवस्थित ना करना। थर्ड पॉइंट है चरों का चयन। फोर्थ पॉइंट है निर्देशन या प्रतिचयन। फिफ्थ पॉइंट है सामग्री का संकलन। सिक्स पॉइंट है सामग्री का विश्लेषण एंड सेवन पॉइंट है प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार करना इत्यादि। बर्नार्ड महोदय ने इसकी परिभाषा की अपेक्षा कर विज्ञान पद्धति की 6 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, जिसमें परीक्षण, सत्यापन, परिभाषा, वर्गीकरण, संगठन तथा दृष्टिकोण या निष्कर्ष प्रमुख है, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। ऑगस्ट कॉम्टे ने वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का विवेचन इस प्रकार से किया है। फर्स्ट है विषय का चुनाव। दूसरा है अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन। थर्ड है तथ्यों का वर्गीकरण। फोर्थ है तथ्यों का परीक्षण। फिफ्थ है नियमों का प्रतिपादन। इसी प्रकार मोर्स ने भी वैज्ञानिक पद्धति की निम्नलिखित चरणों को प्रस्तुत किया है। पहला है उद्देश्य की परिभाषा। दूसरा है अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन। तीसरा है तथ्यों का वर्गीकरण। फोर्थ पॉइंट है अध्ययन की समस्या। फिफ्थ पॉइंट है अनुसूची में समस्या का विश्लेषण। सिक्स पॉइंट है क्षेत्रों का निर्धारण। सेवन पॉइंट है
समस्त लिखित स्रोतों का निरीक्षण 8 पॉइंट है। क्षेत्रीय कार्य 9 पॉइंट है। सामग्री व्यवस्थित करना 10 पॉइंट है। परिणामों का विश्लेषण 11 पॉइंट है। निष्कर्ष एंड 12 पॉइंट है। रेखाचित्रों द्वारा तथ्यों का प्रस्तुतिकरण। वैज्ञानिक पद्धति के चरण। जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण बताए हैं। कौन से? पहला है कार्यकारी प्राकल्पना, दूसरा है तथ्यों का अवलोकन एवं लेखन, तीसरा है एकत्रित तथ्यों का अवलोकन एवं संगठन, चौथा है सामान्यीकरण नियमों का प्रतिपादन। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान या किसी तथ्य अथवा प्रघटना से संबंधित वस्तुनिष्ठ रूप से जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका है। इसमें अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण एवं विश्लेषण द्वारा वास्तविकता को समझने का प्रयास किया जाता है। यह प्रघटना के पीछे छिपे तथ्य या वास्तविकता को प्राप्त करने का एक मार्ग है। प्रविधि और विधि में अंतर। प्रविधि अर्जित कौशल, पूर्ण दक्षता एवं यंत्र निर्माण के साथ अनुसंधान में कार्य करने की विधि होती है। विधि अनुसंधान की अनेक विधियां होती हैं, जैसे आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषणात्मक व्याख्या आदि। इन सब विधियों में वैज्ञानिक तकनीक विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। थर्ड है अनुसंधान से जुड़ी प्रामाणिकता को मापने के लिए तकनीक या कंप्यूटर द्वारा विभिन्न समूहों के परिणामों की तुलना की जाती है। विधि है शोध विधियों को 2 व्यापक श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। एक है परिणाम और दूसरा है गुणात्मक। प्रविधि अनुसंधान की प्रक्रिया में तकनीक का प्रयोग किया जाता है और विधि शोध के सर्वेक्षण, इंटरव्यू एवं डॉक्यूमेंट का प्रयोग होता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।